हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन यहां पर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, गारंटी से कह रहा हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे, गलत कर देंगे। जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं मैथ से, जिन्होंने किया है, उनके लिए तो भाई बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो कठिन पड़ती ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा होता है और अच्छे से उनको पढ़ाई भी नहीं गई होती है। उसके अलावा जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, बायो से भी थे, इसका आंसर देने में उनको भी दिक्कत होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताइएगा, फिर मैं आगे शुरू करता हूं क्लास को। ठीक, आपने सोच लिया होगा आंसर। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एमसीआरई हो, एमपी ग्रुप 5 हो, राजस्थान एनएचएम हो, चाहे कोई भी लैब टेक्नीशियन का गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपका मेरे भाई ये क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप डिप्लोमा कर भी रहे हो, डीएमएलटी कर रहे हो, बीएमएलटी कर रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेंटल फार्मूला आपके सामने पूछा गया है फॉर द मोनोफायोडोंट टीथ ऑफ ह्यूमन। ठीक, डेंटल फार्मूला पूछा गया है। अगर देखो, अभी आरआरबी का क्वेश्चन भी बताता हूं आपको आरआरबी का एक क्वेश्चन आया 2025 में, कि क्वेश्चन ये था, मिल्क टीथ कितने होते हैं। मिल्क टीथ पूछा गया था। ठीक, मिल्क टीथ कितने होते हैं, और ऑप्शन में पहले नंबर पे 32 दिया था, फिर 20 दिया था, और फिर 18, और ऐसे कुछ एक और ऑप्शन था। सब बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों ने क्या कर दिया, 32 आंसर मार के चले आए कि टीथ पूछे गए। ठीक, यही गलती हो जाती है। तो इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं 60, अगर आपसे 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 50 क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। मतलब ठीक ठाक अगर आपने पढ़ा है तो आपके 50 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिनमें आपको अच्छे से डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो वही चीज यहां पर है। आइए समझते हैं कि सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, जो हमारे दांत होते हैं, उनकी विशेषता होती है 3 तरीके की। ठीक, सबसे पहले तो हमारे दांत की बात करोगे, एक तो होते हैं डाइफायोडोंट। हिंदी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक लाइन जो आपको बताएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। ठीक, डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, हमारे दांत 2 बार आते हैं जीवन काल में। अभी देखो, जब बच्चा होता है उसके दांत सब गिरने लगते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, दांत दोबारा आने लगते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि कैसी क्वालिटी है, डाइफायोडोंट होते हैं, 2 बार आते हैं। हिंदी में बोलते हैं 2 बार दंती। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या है, थीका। ठीक, ऐसे गड्ढे में धसे रहते हैं, ऐसे रेड कलर का आपको ये दिख रहा है ये, और इसी में जबड़े में क्या होता है, अंदर धसे रहते हैं, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक, एक तो हो गया डाइफायोडोंट, दूसरा हो गया थीकोडोंट, और तीसरी एक क्वालिटी होती है हेट्रोडोंट की। क्या होती है, हेट्रोडोंट की। अब ये हेट्रोडोंट नाम से देखो क्या पता चल रहा है, हेट्रोडोंट नाम से पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब होता है विषम, कई तरीके से। अब आगे देखो, इंसीजर हैं दो, ये देखो किनारे न्यूक्यूले न्यूक्यूले हैं, इनको कैनाइन कहते हैं। अलग अलग तरीके हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये क्या है, ये हमारे दांत की विशेषता है। ठीक भाई, ये क्या है, हमारे दांत की विशेषता है, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट। अब कहो, डाइफायोडोंट में मैंने बताया एक तो होते हैं अपने मोनोडोंट। ठीक, मोनोफायोडोंट जिनको बोलते हैं, जो जीवन में एक बार आते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक, परमानेंट का मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन काल में एक ही बार आएंगे। ठीक, जीवन काल में एक ही बार आएंगे। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, पूछा गया था मोनोफायोडोंट, जो जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हो, उनका फार्मूला बताना था। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे थे तो आप हो सकता है ये बी वाले ऑप्शन पर चले जा रहे होते, 21-23/21-23 कर देते, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ये फिर ये आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन में से भी कंफ्यूज हो जाते कि ऐसा तो नहीं है मोनोफायोडोंट ये पूछा हो कि बच्चों में कितने दांत होते हैं। ठीक, तब भी आप क्या करते, आप ये लगाते 21-20 बटा या 2102/2102 कर देते, यानी 20 दांत यहां से निकालते, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। अब समझो, देखो मोनोफायोडोंट हमने आपको बता दिया ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आए। ठीक, एक बार। और जो एक बार आने वाले दांत होते हैं वो मेरे भाई कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रीमोलर। कौन से, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। सुनो, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर क्या होते हैं, ये जीवन काल में एक बार आते हैं। हेट्रोडोंट हमने बताई थी क्वालिटी, हेट्रोडोंट का मतलब क्या था, हमारे दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
चार प्रकार के होते हैं, ठीक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमने बताया जो जितने भी प्रीमोलर होते हैं सभी, और थर्ड वाले जो मोलर होते हैं वो, ठीक। अब देखो, अगर कितने दांत की बात की जाए, 32 दांत, यानी एडल्ट में बात करोगे तो इतने दांत होते हैं राइट साइड अपर रेमस में, और लेफ्ट साइड अपर रेमस में इतने दांत होते हैं। यानी 21-23 बटा 21-23 का मतलब क्या है? 21-23 का मतलब है ये जो दो दांत हैं ये इंसीजर हैं, फिर क्या है, ये कैनाइन है, ये फिर प्रीमोलर है, फिर ये क्या है, मोलर है। और हम मान के चल रहे हैं आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। और ये कहां से फार्मूला आ रहा है? ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। इसको जब आप जो है दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर आपके क्या आते हैं, दो इंसीजर, फिर ऐसे कैनाइन, फिर क्या है प्रीमोलर, एंड ऐसे क्या होता है, मोलर होते हैं, ठीक। इस तरीके से अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास नहीं की है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हमने 5 चैप्टर कवर किए हैं, आप जाकर वहां से कवर कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में। लेकिन जो भी हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो समझेंगे ही समझेंगे, ठीक। तो मैंने क्या बताया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 32 दांत यहां से आपके निकल के आएंगे कैसे, 2 2 4 1 5 3 8, 8 ऊपर के इधर हो गए 8, इधर 8, इधर 8 और इधर 8, टोटल कितने हो गए 8 16 8 3 24, 8 32 दांत हो गए। ऐसे 32 दांत निकल के आते हैं, ठीक है। अब सुनो, मोनोफायोडांट की जब बात की गई थी तब क्या बोला गया, प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं 2, और थर्ड मोलर, थर्ड मोलर का मतलब है केवल 1। तो यहां से ये बात निकल के आती है कि जो हमारे प्रीमोलर हैं यानी इंसीजर हैं 0 होंगे, कैनाइन 0 होंगे, प्रीमोलर यानी सारे प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर, तीन में से कितना, थर्ड का मतलब 1, सिर्फ 1। तो फार्मूला निकल के आ जाएगा मोनोफायोडांट का 21/21, यानी इसका ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो अब की बार एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन ना देकर क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि आपके सामने प्रीमोलर में लिख दे। भाई प्रीमोलर में भी तो लिख सकता है कि जैसे क्या हो, एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, आपके क्वेश्चन यहां पर ऐसे भी दे सकता है कि कितने प्रीमोलर और कितने मोलर, ठीक, कितने मोलर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रीमोलर और कितने मोलर आपके जो है मोनोफायोडांट में आते हैं, ठीक, एक बार आते हैं। तो आप मेरे भाई ये भी लिख सकते हैं, ये हमने क्या लिखा, 8 प्रीमोलर दांत और 4 मोलर दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं। सेम बात यहां पर लिखी हुई है। अब आप कहेंगे यहां पर 21/21 लिखा था, अब ये यहां पर 8 आपने प्रीमोलर लिख दिया, 4 मोलर लिख दिए। मेरे भाई यहां से मैंने क्या बात आपको समझाई, ये 8 इधर होते हैं, 8 बताया था, 8 कैसे बताया मैंने, 2 2 4 1 5 3 8, राइट साइड 8 इस साइड, 8 इस साइड, 8 इस साइड, ऐसे ही तो बताया। तब तो हमको टोटल आपको 32 बताए। अब इनको देखो, 8 प्रीमोलर और 4 मोलर यानी कितने दांत होते हैं, 8 प्रीमोलर और 4 मोलर कितने दांत होते हैं, 12 दांत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने दांत, 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं। या कह दिया जाए 8 प्रीमोलर और 4 मोलर, या फिर फार्मूला अगर पूछ लिया जाए तो 0021/0021, ठीक। ये मोनोफायोडांट टीथ होते हैं। इतना डिटेल में हमने आपको बताया। अब 8 प्रीमोलर 4 मोलर की भी बात कर लो तो मेरे भाई यहां से देखो, 8 प्रीमोलर, 2 ये हो गए, 2 ये, यानी 2 इधर 2 इधर, 4, 2 इधर 2 इधर, तो यानी कितने हो गए, 8, 8 प्रीमोलर हो गए। 4 मोलर की बात करोगे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, टोटल कितने हो गए, 4। एक क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछा जा सकता है। जब आप थ्योरी अगर एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे भाई कंप्लीट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, चाहे जैसा भी हो, XYZ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 12 जो मोनोफायोडांट होते हैं तो 20 क्या होंगे, डाइफायोडांट होते हैं। 20 डाइफायोडांट होंगे, डाइफायोडांट का मतलब क्या है, 2 बार निकलने वाले होंगे, या फिर उनको मिल्क टीथ बोल देंगे, यानी 20 ऐसे दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। 20 ऐसे दांत होते हैं जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन निकलेंगे। और मेरे भाई यहां पर जो हम क्वेश्चन कराने आते हैं, आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आपको कराते हैं, चाहे आपके 20 क्वेश्चन हो पाए, चाहे आपके 40 क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है मेरे भाई पूछे जाते हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक बार 5-6 चैप्टर पढ़ना रहता है, उसके बाद मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर आपने एक बार इन चैप्टर को मुझसे पढ़ लिया, जो प्लेलिस्ट है अगर आपने वहां से कंप्लीट कर लिया, जीवन में आप दोबारा मत पढ़िएगा, बस केवल और केवल आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन हो गया, इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास, जरूर बताइएगा मेरे भाई। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट अगर आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट हम चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, वैल्यूएबल हैं आपके लिए, तो आप मेरे भाई शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सक्कस इंटेरिकस, लिखा हुआ है सक्कस इंटेरिकस जो है रिफर्ड टू एज, पहला ऑप्शन है पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा है इंटेस्टाइनल जूस, तीसरा है गैस्ट्रिक जूस, चौथा है काइम। सक्कस इंटेरिकस क्या है? अगर आपने क्लास की होगी वहां पर मैंने ये बताया भी है कि सक्कस इंटेरिकस क्या होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को मेरे भाई बोलते हैं, और इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस इंटेरिकस बोला जाता है। अगर आपको आ रहा होता आप मेरे भाई बी ऑप्शन कर देते। ठीक है, अब देखो किसी को नहीं भी आ रहा होता तो आप यहां से ही अंदाजा लगा देते। कैसे? इंटेरिकस, इंटेरिकस, इंटरो माने जानते हैं क्या होता है? इंटरो या इंटेरिक, इंटेरिक पता क्या होता है? इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन कहते हैं। अभी भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, एक फीवर को इंटेरिक फीवर बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इंटेरिक फीवर किसको कहते हैं, किसमें किस बीमारी में इंटेरिक फीवर होता है, उसको नाम ही डिफाइन कर देते हैं इंटेरिक फीवर। यहां से ही आप इस बात को समझ सकते थे कि इंटेस्टाइन, यहां से आपने क्या कर दिया, इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस इंटेरिकस बोला जाता है, या फिर इसको मेरे भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब देखो कोई भी क्वेश्चन, ये जितने भी मैं आपको यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं, खुला आपसे कहता हूं, ये सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। आपके चाहे जीएनएम में पूछे गए हो, चाहे आपके लैब टेक्नीशियन में पूछे गए हो, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया इंटेस्टाइनल जूस से, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कंप्लीट डाइजेस्टिव पूछ दिया जाए। हमने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, आगे एक वर्ड देखो यहां पर लिखा हुआ गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, आगे क्वेश्चन में कवर करते हैं। यहां पर एक मेरे भाई वर्ड लिखा हुआ है काइम। ये काइम क्या होता है जानते हैं आप लोग? काइम क्या होता है? अगर क्लास आप किए होते तो हम आपको वहां पर 3 वर्ड बताते हैं। भोजन को बोलस एक को बोलते हैं, एक को काइम बोलते हैं, और एक को क्या होता है? काइल बोला जाता है। ठीक, बोलस, काइम और काइल। कब इसको बोलस बोलेंगे, कब इसको काइम बोलेंगे, कब इसको काइल बोलेंगे, हमें आपको बताना है। देखो मेरे भाई, जब क्या होता है, हम भोजन को लेते हैं, मुंह में ले जाते हैं, हमने रख लिया और चबाया, चबाते दांतों से हैं और जीभ हमारी मदद करती है, उसमें क्या होता है? स्लाइवा मिक्स हो जाता है। अब ऐसे भोजन को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। जो ये लुगदी नमा संरचना मिल गई जिसमें स्लाइवा मिक्स हो गई, ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बोलस जब अंदर चला जाता है ईसोफाइगस से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है, स्टमक में आप जानते हैं क्या होता है? एचसीएल होता है। जब एचसीएल जब है फूड में मिक्स हो जाता है तब उसको काइम बोल देते हैं। यही फूड हमारा इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहां का पीएच कैसा होता है? वहां का पीएच होता है एल्कलाइन। अब एल्कलाई फूड को कैसे क्या कह देते हैं? काइल कह देते हैं। बात को समझ गए कि नहीं? बोलस क्या है? फूड उसमें क्या हो? स्लाइवा मिक्स हो। ठीक, लुगदी नमा संरचना होती है, इसको बोलस बोलते हैं। काइम यानी एल्कलाइन एसिडिक फूड बोल दो, या आप ये कह सकते हैं कि फूड में जब HCl मिक्स हो, और इसको क्या हो बोलते हैं? एल्कलाई फूड बोल दो, एल्कलाई फूड बोल दो। ठीक, ये 3 चीज हो गई, आपको पता होनी चाहिए फूड क्या है, काइम क्या है और काइल क्या है। ठीक, ये चीज यहां से आप लोग समझ गए। ऑप्शन आप लोग समझ गए क्या है? सक्कस इंटेरिकस। आगे चलो, काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन। देखो मेरे भाई, क्लास अगर आपने शुरू कर दी है, आप हमको लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप इन क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तब एग्जैक्ट आप पता लगा पाएंगे मेरे भाई कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा कितना तैयार है, किस तरीके से मैंने मेहनत की है। अगर आपके मेरे भाई 15 से 16 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, तभी आप समझिएगा कि आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपके 15 से 16 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अभी देखोगे राजस्थान एनएचएम का पेपर जो होने वाला है, आप वहां कर देखोगे, अभी अभी जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया है आलोक राज जी ने कि जो अब की बार पेपर आएगा उसका लेवल बहुत ही बेहतरीन रखने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। पेपर का लेवल आप ये मैच करेंगे, देखेंगे कि एनएचएम है तो इसका लेवल हल्का रहेगा। मेरे भाई इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा।
बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डीप लेवल की अगर आपको थ्योरी का नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। आप ये कहें कि 100 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे मेरा निकल जाएगा, वादा है मेरा आपसे, आप लिख के ले लीजिएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 75 में से 50 भी, जब तक आप डिटेल में थ्योरी को नहीं करेंगे। हमने हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की क्लास करा दी है, डिटेल में थ्योरी कराई हुई है, आपको कहीं पर भी पेड नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। कमेंट भी आप लोगों के देखोगे, जिन लोगों ने उन क्लास को किया हुआ है, लोगों ने बोल रखा है कि भाई मेरे 5-5 हजार का मैंने कोर्स खरीदा हुआ है और क्या कंटेंट मिला है, वो लोगों की सच्चाई वहां कमेंट में आपको मिल जाएगी कि वो वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, आप उनको पढ़िएगा और उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये काइलोमाइक्रॉन आर फॉर्म्ड इन, अगर इससे पहले आज तक आपने चीजों को नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए एकदम नया सवाल हो जाएगा कि काइलोमाइक्रॉन आर फॉर्म्ड इन कहां बनते हैं। इंटेस्टाइनल ल्यूमन में बनते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में बनते हैं, लैक्टील्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन विलाई में बनते हैं। पहले तो ये समझो कि ये काइलोमाइक्रॉन है क्या। अब देखो कैसे क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप ये कहें मेरे भाई कि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है, मुझको तो आता नहीं है, ये चीज आती नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि इसको पढ़ने के भाई ह्यूमन एनाटॉमी के जितने क्वेश्चन आएंगे हम छोड़ देंगे, तो मेरे भाई ये आप गलत उसमें है कि छोड़ दोगे तो आप ये गलत दिशा में है। आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पर डाइजेस्ट क्या नाम है, आपको कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का आपकी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री आप प्रोटीन, केमिस्ट्री आप लिपिड जब पढ़ेंगे तो ये डीएमएलटी सेकंड ईयर का आपका सिलेबस मिले होगा। उसमें आपको ये बात जब तोड़ा जा रहा होगा फैट और लिपिड को, वहां पर ये भी बताया जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी होती है कैसे करती है, तब यहां पर काइलोमाइक्रॉन का वहां पर भी जिक्र हो जाएगा। आप चीजों से बच नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको फंसा देगा क्योंकि आपको सिलेबस में है ये चीजें। अब देखो ये काइलोमाइक्रॉन आर फॉर्म्ड इन से पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारे अंदर हम लोग खाना लेते हैं, यानी आप सीधे सीधे डायरेक्टली बोलो, खाना छोड़ो, आपने क्या किया, घी लिया। अब डायरेक्टली घी क्या है, फैट है, उसमें क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सारी चीजें हैं उसमें, ठीक, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। अब ये डायरेक्टली क्या होता है, अब हमारी बॉडी डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, फैट को पहले तोड़ना पड़ता है। डायरेक्टली फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने की जो प्रक्रिया है सबसे लास्ट में क्या बनते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, वही क्या होता है, लैक्टील्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब आप समझिएगा कि डाइजेशन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की जब बात होगी तो ये टॉपिक हम आपको इसी क्लास में 5 मिनट में कंप्लीट करा देंगे। अभी देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब देखो हमने क्या बताया है आपको, जो हमारे अंदर फैट हम लोग खा रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक, तो हेडिंग डालते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, इतनी हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, 15 से 20 क्लासेस कर चुके हैं। हमने आपको बताया है कि जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, बड़ा पार्ट जो फैट का है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना किसका काम था मेरे भाई, ये किसका काम था, बाइल का काम था। ये बात मैंने आपको बोली भी है कि जिस किसी का बाइल जो है गाल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, उसकी जो है बाइल उसका जो है स्टोन हो जाता है, गाल ब्लेडर क्या होता है, निकाल दिया जाता है, तो उसके अंदर बाइल बनता नहीं है। तो डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि मेरे भाई अब आपके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, आपको फैट वाली चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अब देखो, तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फैट में क्या होता है, एक पहली पॉइंट ये होता है, सबसे पहले इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। फैट का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, ये मेरे भाई करता है बाइल जूस। कौन करता है, बाइल जूस करता है। बाइल हमारा बनता कहां है, बाइल हमारा मेरे भाई बनता है यकृत में, स्टोर कहां होता है मेरे भाई, गाल ब्लेडर में। ठीक है, आगे आइए, अब ये काम कैसे करता है सुनिए। ये क्या है, मान लीजिए मेरे भाई ये फैट का, ये फैट है और फैट को ये क्या करता है मेरे भाई, ये फैट को बाइल जूस क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है। ये क्या है, ये फैट है
और ये फैट को इसने क्या कर दिया, इमल्सीफाई कर दिया। यानी बड़ा सा ये जो फैट था मॉलिक्यूल, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है मेरे भाई। अब आप बाइल जूस में देखेंगे तो दो चीज होती हैं, एक होता है लेसाइथिन, एक होता है लेसाइथिन, और दूसरा मेरे भाई क्या होते हैं, दूसरे होते हैं बाइल साल्ट। ठीक, अब लेसाइथिन क्या करते हैं, सुनो मेरे भाई, लेसाइथिन क्या करते हैं, इले लेसाइथिन क्या होते हैं, इसकी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये फैट का मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बाइल साल्ट क्या करेंगे, अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, सरफेस टेंशन कम हो गई, बाद में ये रीअसेंबल भी तो हो सकते हैं, बाद में आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, टूट गए फिर आपस में जुड़ सकते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ये जो बाइल साल्ट होते हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो बाइल साल्ट होते हैं, ये मेरे भाई, ये बाइल साल्ट जो होते हैं, ये आपस इसके आसपास क्या कर लेते हैं, कवरिंग कर लेते हैं। ठीक, ताकि क्या हो, ये आपस में बाद में रीअसेंबल ना हो पाए। ठीक, ऐसे इनकी क्या हो जाती है, कवरिंग हो जाती है। तो अब हमने क्या किया कि वो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल था, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ लिया। ठीक, बाइल जूस की तरीके से, बाइल जूस की वजह से टूट गए फैट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। अब इसी को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोल देते हैं। अभी सुनिएगा, अब देखो अगला काम क्या होता है। देखो आप लोग जानते हैं कि फैट में क्या होता है, फैट में होते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक, अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है, इन पर कौन काम करता है, इन पर पैनक्रियाटिक जूस आता है, वो काम करता है। ठीक, कौन, पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस ट्राइग्लिसराइड को किसमें बदलता है, ट्राइग्लिसराइड जो है मेरे भाई, वो बदल जाते हैं डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड बदलते हैं डाइग्लिसराइड में, टूट जाते हैं, प्लस किसमें, फैटी एसिड में, और कुछ क्या है, मोनोग्लिसराइड भी मिल जाते हैं आपको। अब देखो, और अभी तो ये एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाएंगे, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी डाइग्लिसराइड है, फैटी एसिड है, इसको और तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको और तोड़ेंगे तो मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक, तब कौन काम करता है, तब आगे मेरे भाई कौन काम करता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। कौन, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये इंटेस्टाइनल लाइपेज किसमें तोड़ता है, डाइग्लिसराइड आप देखेंगे तो मोनोग्लिसराइड में, प्लस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, इतनी चीज आपको मिल जाएगी। यानी फैट जो होता है ट्राइग्लिसराइड, उस पर पैनक्रियाटिक जूस काम करता है, फिर क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस काम करता है, इंटेस्टाइनल जूस काम करके उसके बाद मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद इतनी प्रक्रिया तो हो गई। अब सुनो, इतनी प्रक्रिया होने के बाद, अभी देखा है आपने, बाल्टी में आप पानी डालिए, सर्फ एक्सेल डालिए, उसके बाद आप ऐसे 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 उसमें कर दीजिए, हिला दीजिए, क्या होता है, झाग आपको बनता दिख जाएगा, बबल्स बनते हुए दिख जाएंगे। सेम यही तरीका, बस ये हमारे फैट टूट चुके हैं मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। अब इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे क्या होते हैं, बबल्स बन जाते हैं। ठीक, बबल्स बन जाते हैं इन्हीं के। ठीक, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मिसेल्स। यही मिसेल्स क्या होते हैं, फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंटेस्टाइन म्यूकोसा में। उसके बाद में जो हमारी लैक्टियल्स होती हैं, यानी लिम्फ वेसल होती हैं, उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर पाती हैं। और जो लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करती हैं उसी को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। ये प्रोसीजर है डाइजेशन ऑफ फैट का। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से, अगर आपको दिमाग में सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले देखो, काइलोमाइक्रॉन पूछा गया है, आर फॉर्म्ड इन, कहां पर काइलोमाइक्रॉन बनते हैं। हमने केवल और केवल यहां पर आपको बता पाया है मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड में क्या हो पाता है, टूट जाता है फैट, डाइजेशन बता पाया। अब आगे समझो और भी बेहतरीन तरीके से। देखो मेरे भाई,
अगर आप यहां पर आए हुए हैं, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो या आप क्लासेस कर रहे होंगे, तो आपको मेरा तरीका पता होगा कि यहां पर जो भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कराएंगे, टाइम चाहे जितना लग जाए, ठीक है। और वही बच्चे हमारे साथ रुके हुए हैं जिनको बहुत ही बेसिक से थ्योरी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में क्लासेस को करना रहता है, और वो लोग कंप्लीट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं करते हैं। कोई भी आप क्लास देखेंगे, थ्योरी की क्लास होगी, उसको तो 10,000 प्लस लोगों ने देख रखा होगा, चाहे वो हिस्टो की हो 14,000 लोग देख चुके हैं। साइटोलॉजी की अभी क्लास डाली है तो 4,000 प्लस उसको लोग देख चुके हैं। और जिसने नहीं देखी है मेरे भाई, तो उसको जरूर आप देखिएगा, ठीक। बहुत ही समय लगता है और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए वो दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीजों में हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतना थोड़ा काम करिएगा। इस चीजों को आप शेयर कर सकते हैं, जहां वहां शेयर कीजिएगा, ठीक। मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या बन जाता है जब फैट टूटता है, तो मेरे भाई मोनोग्लिसराइड, क्या क्या मिला आपको, मोनोग्लिसराइड मिले, फैटी एसिड मिला आपको, फिर क्या मिला, ग्लिसरॉल मिला, फिर उसमें क्या है, फिर उसमें आपको जो है बाइल साल्ट भी, ठीक। ये सारा कुछ आपको कहां, ये बाइल साल्ट भी आपको मिल जाएगा वहीं। अब ये सारा कुछ, ठीक, क्या होता है, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहता है। तो जब इंटेस्टाइनल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप देखोगे इस तरीके की संरचना बन जाएगी, जिस इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिसेल, ठीक है। उसके बाद अब आओ कहां पर, अब आ जाइए आप, ये है इंटेस्टाइन, ठीक। ये क्या है, ये हमारी है इंटेस्टाइन। अब ये मिसल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ठीक है, मिसल्स बन गई, मिसल्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में अब क्या होता है, ये मिसल्स क्या होंगी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से क्या करी जाएंगी, एब्जॉर्ब की जाएंगी। ये जब यहां पर आ जाएंगी, किसमें, इंटेस्टाइल म्यूकोसा में। जब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आ जाएंगी मिसल्स, ठीक है। अब देखो, ये मिसल्स जब इंटेस्टाइन म्यूकोसा के अंदर आ जाती हैं, उसके बाद में मेरे भाई क्या होता है, ये फिर से किस में बदल जाती हैं, ये बाहर इसके क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, और अंदर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक। क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट मिसल्स लैक्टिल्स के द्वारा क्या होंगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तब क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, और बाहर ये इसके और कवरिंग हो जाती है, ये कवरिंग प्रोटीन की होती है, ठीक। तो सेम ये चीज आपको दिख जाएगी। ऐसे ही इनका क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को मेरे भाई क्या कह देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को मेरे भाई काइलोमाइक्रान बोला जाता है, काइलोमाइक्रान बोला जाता है। और ये काइलोमाइक्रान किसके बने हुए, हमने क्या कहा, इनके ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड, और क्या क्या, ट्राइग्लिसराइड टीजी लिख दिया, और प्लस इन पर प्रोटीन की क्या होती है, कोटिंग होती है, प्रोटीन की क्या होती है, कोटिंग होती है। और यही ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन कोटेड, ये इनके अंदर लैक्टिल्स के द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये लैक्टिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यही है मेरे भाई फैट की डाइजेशन,
ये क्या है, फैट का डाइजेशन है। मिसल्स जब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आ रहे हैं, यही यहां पर पूछा गया था, काइलोमाइक्रॉन कहां पर बनते हैं। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है काइलोमाइक्रॉन आर फॉर्म्ड इन, इसका मेरे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काइलोमाइक्रॉन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, कहां पर प्रेजेंट होता है इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इलियोसिकल जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम पे, गैस्ट्रोओइसोफेगियल जंक्शन पे, या फिर जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनम में। अगर आपने मेरे भाई थ्योरी कर रखी होगी तो आपको यहां पर यह चीज पता होगी। क्या पता है, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि ये है हमारा लीवर, क्या है, लीवर है, ठीक, ये तो पढ़ा था, लीवर है। और लीवर में आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हरा नहीं लेते हैं क्योंकि गाल ब्लैडर के लिए लेंगे, ठीक। लीवर से एक डक्ट निकलती है और इधर से भी एक डक्ट निकलती है, ठीक। ये देखिए, लीवर से जो एक डक्ट निकलती है इसको राइट हिपैटिक डक्ट बोल देंगे, जो राइट वाले से निकलेगी आरटी, और जो ये लेफ्ट वाले से निकलती है इसको एलटी हिपैटिक डक्ट बोल दे रहे हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोल रहे हैं। सुनते जाओ मेरे भाई, अगर आप यहां पर चीजों को पढ़ें उसके बाद में आपको चीजें रट जाएंगी, ये वादा है आपसे। ये मेरे भाई क्या है, ये है गाल ब्लैडर, क्या है, गाल ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। यहीं पर मेरे भाई क्या होता है, बाइल जूस स्टोर हो जाता है। और जो गाल ब्लैडर से डक्ट निकलती है उसको मेरे भाई बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, नाम याद रखना, पूछा जाता है, ठीक। सिस्टिक डक्ट निकल दी गई। अब ये हिपैटिक, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब आपस में मिलती हैं इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। इतना लिख दें, काम चलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया राइट वाले जो लोब से, जो है हमारे लोब होते हैं किसमें, लीवर में, और लीवर के राइट वाले से जो डक्ट निकलती है उसको राइट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, और लेफ्ट वाले से जो निकलती है उसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटिक भी मेरे भाई बात जान लो, लीवर के कई सारे नाम होते हैं, लीवर हो गया, हिपर हो गया, यकृत हो गया, जिगर हो गया, कलेजा हो गया, ठीक। तो हिपैटिक वहीं से आया है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी तो इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल देंगे। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे चलती है, यहां पर होता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक, सिस्टिक डक्ट हो गई। अब क्या है, और गाल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। तो ये जो यहां पर आ गई डक्ट, अब ये जो डक्ट मिलती है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, क्या है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आने पर आप जानते हैं एक क्या होता है, पत्तीनुमा संरचना होती है बॉडी में, पत्तीनुमा संरचना, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैनक्रियाज, एक ग्लैंड होती है, क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। अब अग्नाशय से जो क्या होती है, डक्ट निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, इसको मेरे भाई बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। अभी कहोगे इतना सारा ताम झाम आप समझा दे रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट मैंने बोल दिया, ठीक। आओ, ठीक है। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट आगे चलकर किस में बदल जाएगी, इधर से क्या है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट है और इधर से कॉमन बाइल डक्ट है। जब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिल जाएंगी तब इसको मेरे भाई बोल देंगे कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोला, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब ये बाइल डक्ट और आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिल गई, इसी को बोल रहे हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये खुलती कहां पर है, ये मेरे भाई ड्यूडेनम में खुलती है। कहां पर खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है, ऐसे, ठीक। ये हो गई आपकी डियोडिनम, ठीक। ये कहां खुलती है, ये ड्यूडेनम में खुलती है। अब ये ड्यूडेनम में खुलती है तो इसी पर एक इंस्फिंक्टर लगा रहता है, छल्ला लगा रहता है, और इसी छल्ले को मेरे भाई बोलते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, इस छल्ले को बोलते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
समझे क्या मैंने बोला? इसी छल्ले को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कहां पर? इसमें ऑप्शन में देखिए, जंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। ये जो है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है प्रेजेंट कहां पर है? ये प्रेजेंट है मेरे भाई, जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर मिलान हो दो चीजों का। तो जंक्शन ऑफ किसका किसका जंक्शन है? जंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये ड्यूडेनम है। इसी के जंक्शन पर ये जो छल्ला होता है, स्फिंक्टर होता है, इसी को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? पूरा हमने आपको एक बार सारा कुछ बता दिया। दो लोब होते हैं, जो राइट वाले से निकलती है उसको राइट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, जो लेफ्ट वाले से डक्ट निकलती है उसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन मिलाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बोल दिया जाता है। इधर क्या होता है? आपका गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, दोनों आपस में मिल जाती है, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। इधर क्या होता है? आपका पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज से डक्ट जो निकलती है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जब आपस में आपकी मिल जाती है उसको कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आपकी ड्यूडेनम में खुलती है। वहीं पर एक स्फिंक्टर होता है जो इसको रेगुलेट करता है, उसी स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। इस पे मेरे भाई स्टार लगा के रख लेना। आने वाले जो है एग्जाम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे? जूस से, एंजाइम से, तो मेरे भाई यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या? ये क्वेश्चन आपका सही हुआ कि गलत, आप लोग बताइएगा। जो एंजाइम होता है वो एंटेरोकाइनेज हेल्प करता है कन्वर्जन में, किसके? देखो मेरे भाई, एंटेरोकाइनेज से आप इतना तो दिमाग लगा दिए होंगे, इसका सिक्रीशन कहां होता है? इसका सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइन में। कहां? इंटेस्टाइन में। एक बात और, ये मेरे भाई क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। किसमें? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसको एज इट इज आप याद रखेंगे कि जो एंटेरोकाइनेज होता है कहां से निकलता है? इंटेस्टाइन से निकलता है। और ये काम क्या करता है? ये मेरे भाई ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। पहले तो यही आप बता दें, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। ये तरीका मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन पूछने का। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे दो दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले तो आपको लार्जेस्ट ग्लैंड पता होनी चाहिए, देन उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पता होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की? वो तो मेरे भाई लीवर है, यकृत है। और इस यकृत की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कौन सी होती है? ए ऑप्शन है कुफर सेल, दूसरा है हिपैटोसाइट, तीसरा है हेपेटिक लोब्यूल्स और चौथा है ग्लिसन कैप्सूल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भाई मेरे इसका बी ऑप्शन सही करके चले आएंगे, हिपैटोसाइट। आपका नंबर कट गया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक, हिपैटोसाइट नहीं होती है। आइए सुनिए क्या होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। ये हमारा लीवर होता है और लीवर में आप देखेंगे जब ऐसे लीवर को जो है थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देखते हैं अंदर की, तो जब हम लीवर को अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? ऐसे हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक, ऐसे इन्हीं हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या होता है? ऐसे सेल्स अरेंज रहती हैं, ऐसे अंदर सेल्स होती हैं, वो अरेंज रहती हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं इनको? इनको हिपैटोसाइट बोलते हैं। ऐसे अंदर सारे लोब्यूल्स में क्या होता है? ऐसे अरेंज रहती हैं। ये जो आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट। ठीक, और ये हिपैटोसाइट हमारी क्या करती हैं? बाइल का जो है फॉर्मेशन करती हैं। आप जानते हैं लीवर में बाइल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे भाई बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक, यही क्या है? यही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लीवर की, हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक, तो इसका मेरे भाई सी ऑप्शन राइट होगा, हिपैटिक लोब्यूल्स। इन्हीं हिपैटिक लोब्यूल्स आप देखेंगे ऐसे ही लीवर पर क्या होता है? ये
ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, ऐसे कवरिंग रहती है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, इसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, इसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, इसको ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। तो मैंने जो भी बताया यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपको नोट्स फॉर्मेट में चला जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जो है वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने बताया ग्लिसन कैप्सूल जो होती है ये कनेक्टिव सीथ होती है, ठीक। और ये केवल और केवल आपको मैमल्स में देखने को मिलेगी, ओनली फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स के लीवर पे ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया लीवर के बारे में। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। वेट की बात करोगे तो आपको मेरे भाई लीवर का जो वेट है वो 1.2 से 1.5। अभी अगर बात करें लीवर के बारे में तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कुफर सेल्स। ये जो कुफर सेल्स होती हैं ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, फैगो सिटिक नेचर की होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी कुछ होता है तो ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। ये कुफर सेल्स होती हैं, ठीक। फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखो ये आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, ठीक। अगर आपको चीजें सही पता होंगी तभी आप बता पाएंगे। कह रहे हैं कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है वो एराइज होता है कहां से, फॉर्म द ड्यूडेनम, आपको ये बताना है। दूसरा ऑप्शन दिया है इलियम जो होता है वो ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैलान, ऐसा सही है क्या? इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। तो हम एक एक ऑप्शन को ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। यहां पर पहले ऑप्शन में देखोगे लिखा हुआ है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आप जानते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है? आप हमें बताइएगा हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक। कमेंट कीजिएगा वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, आप समझिएगा। ये जो हमारी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है तो हमारी ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है, सीकम होता है, ठीक। क्या होता है? पहला पार्ट सीकम होता है और उसी से ऐसे अंगुली नमा संरचना निकलती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लिख देता हूं, इसी को बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मेरे भाई पहले काम करती थी सेलुलोज के डाइजेशन में। अब हम लोग घास फूस तो खाते नहीं हैं, तो ये क्या हो गई, अवशेषी हो गई है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है सीकम, और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक। यहां से ये बात बता दी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो एराइज होती है सीकम से, ना कि ड्यूडेनम से। तो ये बात कट हो गई, गलत हो गया, ए ऑप्शन आपने गलत कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो होती है वो ओपन होती है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इलियम क्या है, पहले तो ये बात हमको बताओ, इलियम क्या है, ठीक। ये जो इलियम है वो क्या है, वो कहां ओपन होती है? अब देखो मेरे भाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा क्या होता है, इलियम होता है, ठीक। कितने पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? 3 पार्ट मैंने बताए। और ये 3 पार्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, वहां से ऐसे क्या होती है, ये जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, इलियम होता है। और ये मेरे भाई सीकम में आके ओपन होता है, ठीक। किसमें ओपन होता है? सीकम में आके ओपन होता है। और यहां क्या कह रहे हैं, इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी मेरे भाई ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आओ मेरे भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको आप काट के देखेंगे, हिस्टोलॉजी जिसको कहते हैं, काट के देखेंगे तो लेयर होती हैं बहुत सारी, ठीक। तो 4 लेयर मेनली जो होती हैं। एक जो होती है, देखो ये हमारी अंदर की ल्यूमेन है, मतलब गुहा। जैसे इसोफेगस हो गया तो आप झांक के देखिए अंदर जो आपको गुहा दिख रही है, यानी जो आपको दिख रहा है कि ऐसे अच्छा भोजन जाता है अंदर, ल्यूमेन जिसको बोलते हैं, तो ये हो गई क्या, ल्यूमेन, ठीक। ल्यूमेन हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है म्यूकोसा, फिर उसके बाद होती है सब म्यूकोसा,
फिर उसके बाद होती है मस्कुलेरिस, और सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट सबसे होती है सिरोसा। हमने क्या बताया? सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा सबसे लास्ट में। यानी अंदर की ओर से जाओगे, अंदर से जाओगे, ल्यूमन से देखोगे तो सबसे पहले म्यूकोसा पड़ेगी, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलेरिस और सिरोसा। बाहर से चलोगे तो सबसे पहले पर क्या होगा? सिरोसा पड़ेगी, मस्कुलेरिस पड़ेगी, सब म्यूकोसा पड़ेगी, म्यूकोसा पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं? सिरोसा इज द इनर मोस्ट। पकड़ लिया, पकड़ लिया मेरे भाई। सिरोसा इनर मोस्ट कहां है? इनर मोस्ट तो म्यूकोसा है। तो मेरे भाई क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? क्वेश्चन यहां जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट। तीन तो गलत हो गए, डी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, पहली चीज। अब देखो ड्यूडेनम होती है, जेजुनम होती है, इलियम होती है। तब ये जो लास्ट पार्ट आप जाओगे तो क्या होता है? ये ऐसे हो गई आपकी। तो आप देखोगे ये यहां जो जेजुनम के बाद इलियम आती है बहुत हाईली क्वाइल्ड रहती है, इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है, और यहां वाला पोर्शन बहुत ही क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक, ये बात हो गई। ठीक है, तो ये इलियम क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। सी डी इसका ऑप्शन मेरे भाई राइट हो गया। हमने बहुत सारी चीज यहां से समझ ली कि जो है मेरे भाई जो ल्यूमन होती, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आउटर मोस्ट कौन सी होती है। उसके अलावा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, सीकम से एराइज होती है। अब आप देखेंगे किसी के भी बाई मिस्टेक इसमें खाना चला जाता है और इसी में रह जाए तो सड़ने लगता है, तो दर्द रहने लगती है, उसी को एपेंडाइटिस बोलते हैं। उसके बाद में क्या है? खाना पड़े पड़े इसमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है। डॉक्टर साहब इसको क्या है? सर्जरी से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलिएगा, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इन फाउंड इन किस में पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस में होता है, इंटेस्टाइनल जूस में होता है, बाइल जूस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है। ये सारे मेरे भाई यहाँ पर जूस लिखे हुए हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे, जो हम लोग भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने के लिए। जो हमारा भाई इंटेस्टाइन से निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, जो पैनक्रियाज से निकलता है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जो हमारे स्टमक से जूस निकलते हैं उनको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो हमारा भैया बाइल जूस उसको बोलते हैं, जो बाइल होता है हमारा। ठीक है, तो ये सारे यहां पर लिखे हुए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो रेनिन वो फाउंड होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? पहले तो ये समझो वर्ड लिखा हुआ है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या लिखा हुआ है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। लिटिक माने क्या होता है? तोड़ने वाला। ठीक, और प्रोटियो का मतलब क्या है? प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम वो क्या है? प्रोटियोलिटिक। ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक, यहां से ये बात समझे। अब रेनिन लिखा हुआ है, आपको ये पता है कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। ये रेनिन क्या करता है? इस कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में बदल देता है, तोड़ देता है। किसमें? पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है रेनिन। ठीक, मिल्क में ये क्या है? ये प्रोटीन है मिल्क की। ठीक, मैंने क्या बताया? मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन, जिसको रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजाइम कैसीन को पैरा कैसिनेट में बदल देता है। पाया किस में जाएगा? आप समझो, बच्चे को दूध पिया जिसे तुरंत, ठीक, उसके आप 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद देखते हैं जब बच्चा उल्टी कर देता है। ठीक है, देखोगे थोड़ी देर बाद जैसे ही बच्चा उल्टी कर देता है तो दूध तो नहीं निकलता, दही बन जाता है। सुनो, समझाने के लिए बता रहे हैं कि जीवन में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे ही आप देखोगे कि बच्चे ने दूध पिया और उल्टी कर दी, तुरंत आपको समझ में आएगा कि उसके क्या हुआ। जो मिल्क के अंदर प्रोटीन थी, रेनिन कैसिन प्रोटीन थी, उसको रेनिन ने क्या कर दिया? पैरा कैसिनेट में बदल दिया। और ये जो मेरे भाई एंजाइम होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, वो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, यानी पेट से निकलता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं?
याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, ये बात की गारंटी है। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही बेहतरीन। इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीट। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ठीक, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड चीफ सेल्स हो गई, गॉबलेट सेल हो गई, ऑक्जेंटी सेल हो गई, तो इनमें से किसमें से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आपने मेरी हिमेटोलॉजी की क्लास की है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एनीमिया वाला पार्ट, ठीक, जहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं एनीमिया से रिलेटेड, उनमें आप हमें कमेंट करके बताइए, सारा कुछ डिटेल में बताया था कि कैसे जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर किन सेल से निकलता है, और जिसकी कमी से कौन सी एनीमिया हो जाती है। ठीक, पूरा एक हमने 5 मिनट का समय लेकर सबको समझाया था। इस क्वेश्चन का अगर आपने वहां पे किया था, आपको चीजें याद होगी, तुरंत आप आंसर कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने वहां नहीं किया है या फिर आप पहली बार क्लास में आए हुए हैं यहां पर, तो मेरे भाई आज सारा कुछ समझ लेंगे, और जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लास कर रखी है आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तब मैंने वो सारी चीज बताई थी। आप लोग अब हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है मदद करता है, ये किन सेल से निकलता है, आप लोग कमेंट करेंगे जो लोग कर चुके हैं। उसके अलावा कौन सी इसकी कमी से विटामिन B12 की एनीमिया हो जाती है वो भी आप लोग बताइएगा। अब जो लोग नए हैं वो लोग मेरे भाई यहां से समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, यहां पर लिखी हुई हैं, जो हमारी चीफ सेल्स होती हैं, दूसरी हमारी गॉबलेट सेल्स होती हैं, और तीसरी क्या होती है, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं। ठीक, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, और चौथी अगर बात करोगे तो चौथी जो होती हैं जिनको बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल्स, ये तो हमने बता दी कि 4 जो है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। अब आ जाओ चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, अभी सब के बारे में समझेंगे, और अर्जेंटाफिन सेल्स। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले देखो ये चीफ सेल्स लिखी हुई हैं। चीफ सेल्स को मेरे भाई जाइमोजन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और इनका नाम अगर दिया जाए जाइमोजन सेल्स, तब भी क्या आप कहेंगे चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स बोलते हैं। ये मेरे भाई क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं, इनएक्टिव फॉर्मेट में रहता है पेप्सिनोजन, एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कौन सिक्रीट करता है, ये हमारी चीफ सेल सिक्रीट करती हैं, जिनका दूसरा नाम जिनको कह सकते हैं जाइमोजन सेल। आगे देखिए लिखा हुआ है गॉबलेट सेल। क्या लिखा हुआ है, गॉबलेट सेल्स लिखा हुआ है। ये गॉबलेट सेल्स को भाई मेरे म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर इनकी जगह पर ये नाम लिखा होता म्यूकस नेक सेल, तब भी आप कहते कि हाँ भाई इनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ये क्या सिक्रीट करती हैं, जैसा इनका नाम है वो वही चीज ये सिक्रीट करती हैं। ये क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। अभी आपको बताते हैं कितना इनका इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। आगे देखिए, चौथी आपके सामने लिखी दिख रही है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल या फिर इनको मेरे भाई पैराइटल सेल बोले, जो कि मेरे भाई सिक्रीट करती हैं क्या क्या, HCl, और दूसरा क्या सिक्रीट करती हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। दो चीज ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, एक तो HCl और दूसरा क्या करती है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑक्जेंटिक सेल को मैंने क्या बताया, ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहते हैं। ठीक, पैराइटल सेल भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है मेरे भाई, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है, इसका मेरे भाई डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो यहां पर म्यूकस लिखा हुआ है, म्यूकस लिखा हुआ है, म्यूकस मेरे भाई गॉबलेट सेल सिक्रीट करती हैं। अभी जब मैं बात करता हूं आपसे कि जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, अब देखिए नॉनवेज क्या है, मांस है, सेम अपनी भी बॉडी में वही चीजें तो है, मसल्स है, मांस है, सारा कुछ सेम ही है। तो अब आप हमें बताइएगा, जैसे हम लोग मांस खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर पच जाता है, ठीक, ये एंजाइम सारे पचा देते हैं, तो हमारा ही लीवर, स्टमक, यकृत, ये कुछ सारा कुछ जो भी है इंटेस्टाइन, ये क्यों नहीं पच जाता, ये कैसे बचा हुआ है।
तो मेरे भाई ये सब खेल किसका है? म्यूकस का है। कैसे? देखो क्या होता है, ये जैसे हमारा स्टमक है, ठीक ठीक है, क्या है? ये हमारा स्टमक है, और इसी में क्या होता है, इसी में ऐसे ये ऐसे सेल्स पाई जाती हैं, यही ठीक, पैराइटल सेल, जामोजन सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये जो म्यूकस नेक सेल है यही क्या करती हैं, यही सिक्रीट करती रहती हैं किसको? म्यूकस को, ठीक। किसको सिक्रीट करती हैं? म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। और यही म्यूकस क्या होता है, इसके चारों ओर मेरे भाई, इसकी दीवार के चारों ओर ऐसे क्या होता है, ऐसे जो है इस दीवार के चारों ओर स्टमक की ऐसे लेयर बना लेता है, ठीक ठीक। तो अब इसमें ये जो है सेल्स क्या कर रही हैं, ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगी, यही तो मैंने बताया कि ये म्यूकस नेक सेल हैं और ये क्या सिक्रीट कर रही हैं, ये म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, और यही म्यूकस ये चारों ओर से कवरिंग कर लेता है। अब इसमें HCl निकल रहा है, ऑक्जेंटिक सेल क्या HCl निकाल रही है, सब कुछ इसी में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, यहां पर म्यूकस है और ये लेयर है किसकी? स्टमक की। तो यहां तक HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जो क्या करें, स्टमक को पचा दें, ठीक। तो ऐसे क्या करता है, ऐसे हमारी ये म्यूकस नेक सेल सुरक्षा करती हैं, ठीक। ये चीज हो गई। आगे देखिएगा क्या है यहाँ पर, HCl और क्रिस्टल फैक्टर हमने बता दिया, और ये हेल्प करता है B12 के एब्जॉर्प्शन में, ठीक। आगे चलिएगा, क्वेश्चन हो गया आपका बेहतरीन शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट, किसका सिक्रीशन प्रोटेक्ट करता है, द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम द वेरियस एंजाइम। देखो क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कह रहे थे कि यहां पर किनका सिक्रीशन जो है वो हमारी जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, उससे क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं। जो मैंने बताया कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी, जैसे हमने नॉनवेज खाया, हम तो खाते नहीं हैं, नॉनवेज का मतलब यह है कि जो भी खाता हो उसने क्या किया, मांस लिया, चाहे वो मसल्स ली हो, चाहे कुछ भी लिया हो, XYZ, तो वो जाके क्या होता है, पच जाता है। सेम एज इट इज तो हमारे अंदर वही चीजें हैं, क्यों नहीं हमारा स्टमक पच जाता है, क्यों नहीं हमारा इंटेस्टाइन पच जाता है। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, ये हमारी जो है म्यूकस नेक सेल होती हैं, जो क्या करती हैं, लिख देता हूं, ये एज इट इज आपको PDF मिल जाएगी। ये क्या है, म्यूकस नेक सेल है, नेक सेल है। ये क्या सिक्रीट हुआ है, ये मेरे भाई इन्होंने म्यूकस सिक्रीट किया है, ठीक, म्यूकस सिक्रीट हुआ है। और ये येलो कलर की आप देख रहे हो, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की क्या है, ये लाइनिंग है, इसे पूरे भरे, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि यहीं पर स्टमक में ही, पूरा जो भी आपका इंटेस्टाइन हो गया सारे में क्या होता है, ये सेल्स क्या होती हैं, ऐसे ही सुरक्षा प्रदान करती हैं, ऐसे इसके चारों ओर क्या होता है, म्यूकस रहता है, ठीक। यहां से आप ये बात समझ गए। तो इसमें अब आप बता दीजिए कि कौन सी होती है, चीफ सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ड्यूडेनल सेल होती हैं, कौन होती हैं? अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और उसके साथ साथ उसका दूसरा नाम भी बताएंगे, ठीक। आगे चलिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। आहा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन डेंटिशन क्या है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही पहले वाले क्वेश्चन में सारी चीजें बता दी गई, वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23, यानी जो हमारे एडल्ट में क्या होते हैं 32 दांत होते हैं, वो जो यहां पर डेंटल फार्मूला लिखा हुआ है उसका मतलब आपको बताना है। यानी ये हमारे इंसीजर हैं, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर हैं, ये मोलर हैं। और हमने दांत की विशेषता बताई थी कि ऐसे दांत जो हमारे अंदर दांत होते हैं वो थीकोडांट होते हैं, यानी क्या होता है, धसे हुए होते हैं। तो ए में थीकोडांट मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है, सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमने काट दिए, ठीक। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, यही होता है एलिमिनेशन मेथड। आगे देखो, आगे चलते हैं। थीकोडांट के बाद मैंने क्या बताया कि हमारे दांत 2 बार आते हैं जीवन में, 20 क्या होते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं, और 12 क्या होते हैं, 12 ये जीवन में एक बार आते हैं, ये मोनोफायोडांट होते हैं, ठीक। मोनोफायोडांट दांत होते हैं, और ये क्या होते हैं, डाईफायोडांट होते हैं।
ठीक, ये भी बता दिया, संख्या भी बता दी आपको। 20 जो होते हैं हमारे दांत 2 बार आते हैं, 12 ऐसे दांत होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 बार आते हैं। ठीक, तो हमारे दांत कैसे होते हैं, डाइफायोडांट होते हैं, 2 बार निकलते हैं। तो इसमें आप देखोगे दोनों ऑप्शन में डाइफायोडांट लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे अभी आगे और चलते हैं। अब एक और दांत की विशेषता होती है कि हमारे दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। मतलब आप देखोगे 4 दांत नॉर्मल, ये 2 नुकीले नुकीले जिससे आप गन्ना फाड़ते हैं, नुकीले दांत होते हैं, उसको कैनाइन बोलते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं आप देखेंगे कि जब लेग पीस उठाते हैं तो मसल्स उससे जो है क्या बीच वाले दांत से कुतरते हैं, सीधे ऐसे डाल के नहीं ना, किनारे से फाड़ते हैं। गन्ना कहां से, किनारे से फाड़ते हैं। ठीक, तो ये कैनाइन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दांत हेट्रोडांट होते हैं, अलग अलग तरीके से। तो यहां से हमारा ऑप्शन निकल के आ गया कि मेरे भाई बी वाला जो है ऑप्शन राइट हो गया कि हमारे दांत थीकोडांट होते हैं, हेट्रोडांट होते हैं, डाइफायोडांट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैच द टंग टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। जो हमारी जीभ होती है वो जो है बक्कल कैविटी की जो फ्लोर होती है नीचे वाली, शीशा में आप देखिएगा, जब आप जीभ पलटिएगा तो देखोगे आपको धागे नुमा संरचना दिख रही होगी, जो यानी फ्लोर से बक्कल कैविटी से कनेक्ट रहती है। उसको क्या बोलते हैं, यही पूछा गया है। ए ऑप्शन है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, दूसरा है फेरुनलम, तीसरा है पैपिली और चौथा है ग्लिसन कैप्सूल। अभी पीछे से हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हैं, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। ग्लिसन कैप्सूल हमने क्या बताया, बताया कि नहीं बताया? ग्लिसन कैप्सूल हमने बताया कि हमारे जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लीवर की क्या होती है, लीवर की क्या है, ये यूनिट है। हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, इसी पर क्या होती है, इसी पर कवरिंग होती है। ठीक, इसी पर क्या होती है, कवरिंग होती है ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की, जिसी को क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। ठीक, ये ऑप्शन आप लोग समझ गए। अगला लिखा हुआ है पैपिले। मेरे भाई पैपिले क्या होता है, ये आपकी क्या है, जीभ, और इस जीभ पर मेरे भाई क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पैपिले पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हीं पर मेरे भाई टेस्ट बड क्या होते हैं, क्या होते हैं इन पर, टेस्ट बड होते हैं, सभी पर नहीं होते हैं। ठीक, टेस्ट बड जो आपको नमकीन, खट्टा, मीठा, तीखा जो कुछ भी आपको लग रहा है, ये किसकी वजह से है, ये पैपिले के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, इनकी वजह से होता है। ठीक, ये टेस्ट बड है, और रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वो पैपिले हैं। ठीक है, यहां से ये भी आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन एक बचता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या लिखा हुआ है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट? मेरे भाई अगर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा लीवर होता है वो लीवर क्या है, 2 पार्ट में देखोगे तो डिवाइड रहता है। क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। ऐसे जब भी जहां पर भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ऐसे तरीके से बना होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये ऐसे और ऐसे, ये चीज एक रहती है, ऐसे आपको दिखेगी स्ट्रक्चर में इस तरीके से। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, इसको आपस में कनेक्ट वाला करने वाला कौन होता है, यही मेरे भाई कौन होता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या होता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। ठीक है, अब कौन बचता है आपके पास में, आपके पास मेरे भाई ऑप्शन बचता है बी, यही आपका सही हो जाएगा। जीभ आप पलट के देखेंगे, धागे नुमा संरचना रहती है, जो क्या करता है, जीभ को फ्लोर से कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं फेरुनुलम। क्या बोलते हैं, फेरुनुलम बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज द। मुझको ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या, मैंने एक लाइन में आपको बताया सिरोसा मस्कुलेरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, आउटर मोस्ट सिरोसा मस्कुलेरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली, और फिर क्या होती है, ल्यूमेन होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मैं आपको बताऊं, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है। बोलो भाई, अगर आपने थ्योरी एक बार पढ़ ली आपका क्वेश्चन अपने आप से निकल जाएगा, वादा है मेरा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ब्रूनर्स जो ग्लैंड होती हैं आर फाउंड इन, कहां पर पाई जाती हैं, सब म्यूकोजा आप स्टमक में पाई जाती हैं कि ड्यूडेनम में पाई जाती है, म्यूकोजा में, या फिर ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, या फिर आप इलियम में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई देखो कैसे निकल सकता था, या तो आपको एक बात पता होती कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, पहली चीज। अगर इतना आपको पता होता तो ये स्टमक और इलियम देख के ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आप काट देते। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते जिसमें आपका म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप लोग जो है
तुक्का लगाते, क्यों तुक्का मारना, ऐसे करिए ना। देखो ब्रूनर्स ग्लैंड, इनको मेरे भाई एक और नाम देते हैं, इनको मेरे भाई बोला जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड को एक और नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर मेरे भाई इतनी बात आपको पता होती कि ब्रूनर्स ग्लैंड को सब म्यूकोसल ग्लैंड बोलते हैं, तो आप यहां से सी ऑप्शन राइट कर देते। कहते हैं कि सब म्यूकोसा आप ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। केवल और केवल या तो इस नाम से भी पता हो जाता कि ब्रूनर्स ग्लैंड को सब म्यूकोसल ग्लैंड बोलते हैं, चारों ऑप्शन में देखते कि सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ठीक। और क्या बताया, ये बताया कि ड्यूडेनम, दोनों से मैच कर लिया, आपने आंसर निकाल दिया कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए एक और नाम से इनको कह देते हैं, या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड बोले या फिर डियोडिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसमें अगर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, उसको क्या कहते हैं, उसको डीग्लूटेशन बोला जाता है, उसको मैस्टिकेशन बोला जाता है, उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव बोलते हैं, ठीक है। आओ मेरे भाई, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, पहले तो यही समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हमारी क्या है। भाई मेरे यहां जो आप माउथ से खाना लेते हैं और उसके बाद में ये आपका इसोफेगस हो गया, इसोफेगस के बाद में आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में आपका ये जो है ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक। ये सारा कुछ मेरे भाई इसमें क्या होता है, देखो खाना खाया, खाना खाने के बाद धीरे धीरे इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से मेरे भाई कहाँ, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और धीरे धीरे आपका क्या, आपका जो है रेक्टम में आ जाता है, रेक्टम के बाद में इनस से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप कर देते हैं। तो मेरे भाई ये धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे जा रहा है। मम्मी के पेट में जब आप कान लगाइएगा ऐसे सुनिएगा, तो आपको जो है 1 से 2 मिनट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आएगी। ये जो मूवमेंट आपको शो होता है, ये क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पेरिस्टालसिस होती है, तभी ये क्या होता है, फूड नीचे आता है। क्या बताया, इसमें मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस, ऐसे ऐसे क्या होता है, फूड नीचे आता है। मानो देखो क्या है कि मेरे भाई यहां पर आपने फूड रखा, और फूड रखोगे तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब ये है कि पहले क्या होगा, जो एरिया में फूड गया है वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर जैसे ऐसे मानो कि ओएसोफेगस क्या था, ओएसोफेगस यहाँ पर फूल जाएगा क्योंकि फूड है, ठीक ऐसे, और अगला वाला पार्ट क्या है, पतला हो जाएगा। ये फूड था तुम्हारा, ठीक, क्या था ये फूड था, ये फूड रखा हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये पेरिस्टालसिस हो रही होगी, यहाँ पर फूड है, यहाँ पर पतला है, तो क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा, नीचे वाला एरिया फूलेगा, तो ये फूड क्या हो जाएगा, खसक जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये तरीका होता है, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरे भाई पेरिस्टालसिस बोला जाता है, ठीक। तो ऐसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, फूड नीचे आता रहता है, ठीक है। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे जीआईटी में, पूरे जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, डीग्लूटिनेशन लिखा हुआ है। ये क्या होता है, खाना खाया, चबाया, स्लाइवा मिल गई, मिक्स हो गया, उसके बाद जब आप ये, इसको क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं निगलना। क्या कहते हैं, निगलना बोलते हैं। उसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैस्टिकेशन। हमने बताया मैस्टिकेशन क्या होता है, चबाना होता है। जब आपने भोजन लिया, मुंह में ले गए, स्लाइवा उसमें मिक्स की, इसी को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं, चबाना इसको बोलते हैं, ठीक। अगला नन ऑफ द दीज, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला है आपके सामने कि विच ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल सिक्रीशन इनडायरेक्टली हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ये क्वेश्चन जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात कर दी, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आज तक आपने किया नहीं होगा, लेकिन आपने अगर हेमेटोलॉजी की मेरी क्लास कर रखी होगी, वहां से इस क्वेश्चन जो भी बंदे ने किया होगा वो क्लास को किया होगा। 13,000 लोग देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, और वो 30 से 35 मिनट की क्लास थी, जिसमें एवरेज वाच ड्यूरेशन आप देखोगे तो 20 मिनट है। मतलब कि जितने 13,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, 20 मिनट उसको देखा ही देखा है।
एवरेज ड्यूरेशन का मतलब यह है कि 15 से 20 मिनट उसको सब ने देखा है। लास्ट क्लास का क्वेश्चन मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है और उसको जिसने किया होगा इस क्वेश्चन को वो आसानी से कर देगा। इतना शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके नीट एग्जाम में भी पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये हिमैट में भी आपको मिलेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको मिलेगा। शानदार क्वेश्चन है। आइए देखिए, विच ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स, जो कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स होती हैं इनडायरेक्टली हेल्प करती है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में? बताओ मेरे भाई कि कौन सी ग्लैंड होती हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में। इससे पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वहां पर भी इसका आंसर दिया है। बस आपको कनेक्टिंग लिंक्स डॉट आने चाहिए कि कैसे कैसे आप चीजों को मिला पाए और आपका आंसर निकल जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। देखो, हमने वहां पर क्या बताया था? हमने वहां पर बताया था कि जो हमारी ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या करती हैं मेरे भाई? सिक्रीट करती हैं एक तो HCl और दूसरा क्या सिक्रीट करती हैं? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर मेरे भाई क्या होता है? ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। किसमें हेल्प करता है? ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और हमने आपको ये बात बताई है कि जो है विटामिन B12 जो है किसमें हेल्प करता है? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में। किसमें? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में। जो आरबीसी हमारी मैच्योर होती हैं उसमें किसका रोल होता है? विटामिन B12 का। ठीक है, किसका? विटामिन B12 का। ठीक, तो इस तरीके से भी क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। उसके अलावा देखो मेरे भाई, HCl क्या करता है ये भी तो देख लो मेरे भाई। HCl की अगर बात करोगे तो आप ये चीज समझो कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो आयरन लेते हैं, वो किसमें होता है? Fe+3 स्टेट में होता है। और बॉडी अपनी जो है Fe+3 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसको जो है Fe+2 में करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हेल्प करता है? HCl करता है। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। और किस स्टेट में होता है? Fe+2 में होता है। तो यहां से भी आप ये बात समझ गए। बोलो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका होता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करने रहते हैं और पढ़ना रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेवल कोई हो, किसी भी एग्जाम का पूछा हो, हमें उससे क्या ही मतलब है? अगर हमारी थ्योरी कंप्लीट है उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता ना क्वेश्चन। बताओ मेरे भाई, मजा आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द काइलोमाइक्रॉन्स। अब देखो, इसीलिए मैंने इतनी लास्ट में इस क्वेश्चन को रखवाया ताकि आपको यह बात पता हो जाए कि हमने जो वहां पर मेहनत की उस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगाए आपको समझाने में, वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं? दे आर द अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। ए ऑप्शन लिखा हुआ है। दे आर द अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट तो कहीं नहीं थे, वो प्रोटीन भी नहीं थी, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन था क्योंकि फैट थे वो। दूसरा, दे आर द फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विद द फास्फोलिपिड। अरे मेरे भाई, ये भी नहीं, क्योंकि कोटिंग किससे थी? कोटिंग प्रोटीन से थी। दे आर द फैट ड्रॉपलेट्स कोटिंग विद द प्रोटीन। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब समझो कि क्वेश्चन को जो मैंने कराया, थ्योरी कराया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो मैंने थ्योरी कराई, हमने बताया कि ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को काइलोमाइक्रॉन बोला जाता है। आओ मेरे भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, दे आर द फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विद द प्रोटीन। प्रोटीन की कवरिंग रहती है, कोटिंग हो जाती है। समझो, ठीक है? क्वेश्चन निकला। आगे चलिए, क्वेश्चन है क्वासर कोर डिजीज इज ड्यू टू। क्वासर कोर जो बीमारी हो जाती है वो किसके कारण हो जाती है? साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट। सुनते जाइए, किसकी कमी से होती है? डिफिशियंसी किसकी कह रहे हैं? प्रोटीन की भी, फैट की भी कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज की, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की, या फिर प्रोटीन डिफिशियंसी अनएकम्पनाइड बाय द कैलोरी डिफिशियंसी। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, तब उसमें क्या है कि जब माल न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चों में,
बच्चों का मतलब यह है कि जब बच्चों में माल न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि उनको हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है। हेल्दी डाइट का मतलब होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारा कुछ हो, ठीक, सब कुछ इन्वॉल्व हो, उसी को बोलते हैं हेल्दी डाइट। ठीक है, उसी को मेरे भाई बोला जाता है हेल्दी डाइट। ठीक, अब आओ, अगर इसमें कमी हो जाए, मतलब कि केवल केवल आप प्रोटीन देते जा रहे हैं, बच्चे को कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं, बच्चे को लिपिड नहीं जा रहा है, ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उससे दो बीमारियां हो जाती हैं, वो डिपेंड करती हैं। देखो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन से माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, एक तो क्वाशरकोर बीमारी होती है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी मेरे भाई हो जाती है मैरस्मस। क्या होता है, क्वाशरकोर और मैरस्मस। ठीक, देखो मेरे भाई, मैरस्मस जो आपको लिखा हुआ है, वर्ड से केवल वर्ड प्ले यहां पे करेंगे। मैरस्मस का मतलब आप इतना समझिए, मरा हुआ। मरा हुआ नहीं मतलब वो चीज उस वे में नहीं, केवल आप समझने के लिए मैरस्मस का क्या मतलब समझेंगे, मरा हुआ समझेंगे। मतलब क्या है, ऐसे बच्चे में, ऐसे बच्चे में जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज की, मतलब कैलोरी की भी डिफिशियंसी हो जाए, प्रोटीन प्लस कैलोरी डिफिशियंसी भी हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको बोला जाएगा, उसको मेरे भाई कह देंगे, ऐसी कंडीशन को मैरस्मस बोल देंगे। क्या कह देंगे, मैरस्मस बोल देंगे। अब क्वाशरकोर जो होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई, उसमें मेरे भाई प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जबकि कैलोरी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, ऐसी बीमारी को क्वाशरकोर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको क्वाशरकोर बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये आप देखेंगे कि 1 साल से अधिक वाले बच्चों में होता है। ठीक, 1 साल से अधिक बच्चों में प्रोटीन की कमी आपको दिख जाएगी। और मैरेस्मस में आप देखेंगे कि तो मोस्टली क्या होता है, 1 साल के कम बच्चों में आप देखोगे कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है। उनको क्या कह देते हैं, उनको कह देते हैं मैरेस्मस बोल देते हैं। ठीक, अब प्रोटीन की भी कमी है, और क्या है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी कम है, सारा कुछ आप कम है, तो वो क्या होता है, बच्चा यूजुअली आपको चेहरा उसका फेस स्वेल लगेगा, बॉडी भी स्वेलिंग लगेगी। मैरेस्मस इसमें जब आप क्वासर कोर में देखेंगे, क्योंकि केवल और केवल प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की जो जिसमें कमी होती है आप देखेंगे वो बहुत ही दुबला पतला बच्चा दिखेगा। ठीक, तो ये होता है क्वाशरकोर और ये होता है मैरस्मस। माल न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि उसमें उसने हेल्दी डाइट नहीं ली है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारा कुछ क्या होता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल फूड। ठीक, जिसमें सारा कुछ कंपोनेंट रहता है। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और है, आगे देखिएगा। इफ द लार्ज इंटेस्टाइन बिकम इरिटेटेड, मतलब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हो जाए। इरिटेटेड का मतलब यहां पर अभी समझते हैं, एंड द पेरिस्टालसिस इंक्रीज, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। अभी आपको मैंने बताया कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उससे क्या होता है, फूड हमारा नीचे आता है। ठीक, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता है। अब ये कह रहे हैं कि पेरिस्टालसिस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यहीं से समझो, इंक्रीज हो गई यानी फूड बहुत तेजी से नीचे आने लगा। जब फूड बहुत तेजी से आने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, इंडाइजेशन बोलेंगे, इसको क्या डायरिया बोलेंगे, इसको क्या कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, या इसको वोमिटिंग बोलेंगे। समझो, ब्रेक डाउन करो इनके ऑप्शंस को। वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग मेरे भाई क्या होता है कि जो स्टमक का कंटेंट है वो माउथ से बाहर आ जाना। स्टमक कंटेंट आउटसाइड थ्रू माउथ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वोमिटिंग। और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, कंट्रोल बाय मेडुला। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया आपका। आप मेरे भाई इस बोर्ड पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई देखोगे या बताते हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो आपके एग्जाम में पूछी ना जा सकती हो, जिससे आपका क्वेश्चन बन ना सकता हो। चैप्टर कोई सा भी हो, क्वेश्चन कोई सा भी हो, जो भी चीज यहां पर लिखेंगे सब इंपॉर्टेंट होगी, सब एग्जाम में पूछी जा सकती होगी, सारा कुछ आपका जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड होगी। ठीक, दूसरा क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। और कब्ज होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है मेरे भाई कि आप दो दो दिन तक गुड मॉर्निंग नहीं जा रहे हैं, आपको पॉटी नहीं हो रही दो दो दिन तक, जो आपका मल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपका, वो क्या है, वो फीकल मैटर आपका रेक्टम में आपके स्टोर है, जमा है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। आगे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, डायरिया। डाई का मतलब दो और रिया का मतलब क्या, बहना।
क्या मतलब बताया हमने, डाई का मतलब दो और रिया का मतलब बहना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज हो गया और आपका खाना तेजी से नीचे आ रहा है। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज हो गया, खाना नीचे तेजी से जा रहा है आपका, तो मेरे भाई आप बार बार दौड़ के जा रहे हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायरिया। ठीक है, गर्मी आ रही है इस समय जो है, इसके आपको बहुत सारे केस देखने को मिल जाएंगे। इस डायरिया में क्या होता है, वाटर लॉस बहुत तेजी से होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इन कंडीशन में आप देखेंगे क्या होता है, जानकारी के अभाव में, जैसे कि जैसे ही उन्होंने पानी तक पिया, कुछ भी खाया, और उनको अगर डायरिया हो गई है तो तुरंत उनको जो है बाथरूम जाना पड़ता है। ठीक, तुरंत उनको पॉटी आ जाएगी और पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट भी उनका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या सोचते हैं वो लोग, सोचते हैं कि मेरे भाई जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो जाएंगे कहां से। अरे मेरे भाई 10 बार जा चुका है सुबह से, तो पानी सारा कुछ बॉडी का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में, बहुत कंडीशन रेयर में आप देखेंगे कि इसी के दिक्कत चलते चलते लोगों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। डायरिया का हमने बताया कि वाटर कंटेंट बहुत तेजी से लॉस होता है। अभी बताओ कि जब बहुत तेजी से फूड नीचे जा रहा होगा तो क्या बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर पाएगी, फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वाटरी कंटेंट सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है डायरिया। ठीक, तब भी क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको लगेगी कि पेट भरा भरा। आइए, क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉमन एमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आपको बताना है कि कॉमन क्या है, जो एमाइलेज होता है, जो रेनिन होता है, जो ट्रिप्सिन होता है, इनमें कॉमन क्या है। ऑल आर प्रोटीन्स, सारे प्रोटीन्स होते हैं। ऑल आर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्रोड्यूस इन स्टमक, यानी ये तीनों स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर एक्ट एज लोअर पीएच देन 7। अब बताइएगा इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन के बारे में समझते हैं। देखो मेरे भाई, एमाइलेज किसका डाइजेशन करता था, एमाइलेज मेरे भाई किसके लिए था, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक, रेनिन किसका डाइजेशन के लिए था, मिल्क प्रोटीन का। किसका, मिल्क प्रोटीन का। अगला देखोगे जो ट्रिप्सिन था, क्या था, जो ट्रिप्सिन था वो किसका डाइजेशन करता था, प्रोटीन का करता था। अब यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि अभी एक और चीज समझो यहीं से, अभी नहीं समझ में आई। क्या मैंने बताया, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और तीसरा बताया ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है। अब यहां से ये वाला तो ऑप्शन आप काट सकते हो, बी वाला। क्यों काट सकते हो, ऑल आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम। नहीं मेरे भाई, प्रोटियोलिटिक क्या होते थे, जो प्रोटीन को तोड़ देते थे। इसको देखोगे ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो यहां से बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो आगे समझो, यहां पर क्या था, यहां पर एमाइलेज लिखा था। आपने मेरे भाई एमाइलेज कहां कहां पढ़ा, एक तो सलाइवरी एमाइलेज आपने सुना, क्या सुना, सलाइवरी एमाइलेज, यानी सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता था, सलाइवरी एमाइलेज था। दूसरा क्या था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक, कौन था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब यहां से ये वाला भी आप ऑप्शन काट दोगे कि प्रोड्यूस इन स्टमक, दो ऑप्शन कट गए। अब अगला ऑप्शन मेरे भाई देखते हैं कि एक्ट एज पीएच लोअर देन 7 लिखा हुआ है। अब देखो मेरे भाई यहां पर कि काम कहां पर कौन कौन करता है ये समझ लेते हैं। एमाइलेज मेरे भाई लिखा हुआ है सलाइवरी एमाइलेज, ये कहां पर काम करेगा, ये माउथ में काम करता है। ठीक है, रेनिन देखोगे मिल्क प्रोटीन, हमने बताया कहां पर होता है, मिल्क का डाइजेशन, मिल्क प्रोटीन स्टमक में यानी पेट में। ट्रिप्सिन लिखा हुआ है यानी प्रोटीन का डाइजेशन, ये कहां होता है, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में। किसमें, इंटेस्टाइन में। अब आप देखोगे तीनों जगह की बात हो रही, माउथ में देखोगे पीएच कैसा होता है, 6.8 के आसपास। स्टमक में जाओगे पीएच आपका एसिडिक हो गया 1.2 के आसपास। इंटेस्टाइन में पहुंचोगे एल्कलाइन हो गया। तो यहां पर एक्ट एच पीएच लोअर देन 7, यानी तो यहां पर वैरायटी है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारे एंजाइम जो है 7 पर नहीं, 7 से नीचे नहीं काम कर रहे हैं। अब आपके सामने मेरे भाई एक ऑप्शन बचता है, कौन ऑप्शन बचता है, ए वाला ऑप्शन बचता है, ऑल आर द प्रोटीन। ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जब एंजाइम वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो यह आपको बात बताई जाएगी कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे बने होते हैं किससे, प्रोटीन से। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ऑप्शन कहां से मैच कर दिया गया, क्या पूछ दिया गया, एंजाइम से।
अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन बहुत, जब आपको चीजें आ रही हैं तो ये सब आपके लिए हल्का लगेगा। ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, छोड़कर किसको, किसको छोड़कर। अभी यही तरीका होता है, असली तरीका यही होता है पढ़ने का। मैंने जैसे बताया कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, अगर ये क्वेश्चन आया है तो भविष्य में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई तो ऐसा एंजाइम है, केमिस्ट्री है तो आप जानते हैं एक्सेप्शन है, तो कोई तो ऐसा एंजाइम होगा जो प्रोटीनियस नहीं होगा, नॉन प्रोटीनियस होगा, जो मेरे भाई राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम, एंड एक और होता है राइबोन्यूक्लियेज पी। राइबोन्यूक्लियेज पी, ये क्या होते हैं, ये एंजाइम नॉन प्रोटीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीनियस, एक्सेप्ट, यहीं से ही हम इसको ऐड कर देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक। ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, किसको छोड़कर, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी को छोड़कर मेरे भाई सभी एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब मेरे भाई बताइएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन लगे, इन 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम यहां से समझ पाएंगे कि अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस को आगे फ्यूचर में कराने की जरूरत है या नहीं, या फिर ह्यूमन एनाटॉमी, अगर आपके 15 से, जो भी मेरे पास कमेंट आएंगे, अगर 15 से कम रहते हैं तो फिर हम आप क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास ले लेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेशन, सारा ह्यूमन एनाटॉमी एक ही क्लास में, फिजियोलॉजी खत्म कर देंगे, चाहे वो 6 घंटे का जाए, 7 घंटे का जाए, कितना भी देर का जाए, वो सारा कुछ हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। यहां से हम लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आपने कितना स्कोर किया। अगर मेरे भाई आप चैनल पर पहली बार आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और चैनल का भी नाम है मेरे भाई मनीष भाई पटेल, ठीक। यहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज भी आपको क्यूज मिल जाएंगी, जैसे हेमाटोलॉजी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। उसके अलावा मेरे भाई यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, मतलब एमसीआरई, एमपी ग्रुप 5, उसके अलावा बीएसएफ, एएसआई लैब टेक्नीशियन, सारे एग्जाम्स के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। 8 पेपर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें मैथ और रीजनिंग, जीएस ये भी आता है, थ्योरी वाइज क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी मनीष भाई चैनल पर आपको मिलेंगी, जो कि कहीं पूरे यूट्यूब और पेड में भी आपको नहीं मिलेंगी, यहीं पर मिलेंगी। उसके अलावा आप लोग हमें फैक्ट वाला मनीष, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा जिस पर 1,15,000 से भी अधिक फॉलोअर है। यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली अपडेट्स आपको छोटी मोटी जो भी रहती हैं आपको मिल जाएंगी, या फिर आपको 30 सेकंड 40 सेकंड जो आपका रील के फॉर्मेट में भी कंटेंट, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप यहां पर मिलती रहेंगी, आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी नोट्स हैं, ये क्लास के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी पीडीएफ बन गई हैंड रिटन नोट्स की, ये हम क्लास के बाद में आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो आपको दिया जाएगा, बोला गया है, किया जाएगा। आप देखोगे कि ये यहां पर क्लासेस हुई हैं। अब यहां पर देखो, कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी की जो है मैराथन क्लास ली है 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट की, उसमें मेरे भाई ये उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट हमने अपलोड कर दी है, फ्री ऑफ कास्ट। आप उसको पढ़िएगा, उसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चाहे कुछ कीजिएगा। 1500 से लोग इसको अधिक डाउनलोड कर चुके हैं, तो यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास आपको बेहतर और शानदार अगर समझ में आई है, मजा आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके साथ साथ आपसे एक विनम्र अनुरोध है, क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।